जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10/10/2018 थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? हमारा ऑप्शन है बुध, भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण। तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है और ये जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। जो बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक है उसी में जातक कथाएं वर्णित किया गया है और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो हमारा इस तरह ऑप्शन ए हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? और हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। ये गरम दल के नेता थे। जब कांग्रेस बटी थी गरम दल और नरम दल में, तो लाला लाजपत राय जो थे ये गरम दल के नेता थे और इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए, जिसके परमाणु क्रमांक या परमाणु भार 40 तक सीमित था। तो न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकेल के समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा, जबकि लोहा जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकेल के समान था, इन दोनों से काफ़ी दूर रखा था। तो कोबाल्ट और निकेल हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, कोबाल्ट और निकेल ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। और न्यूलैंड के समय कुल आवर्त सारणी में 56 तत्व थे। तो याद रखिएगा, न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व थे और इन्होंने कोबाल्ट और निकेल का एक ही गुणधर्म है और लोहा का भी एक ही गुणधर्म है, जो कोबाल्ट और निकेल से लोह को बहुत दूरी पर रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, Cl2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में बनी फिल्म देवदास के निर्देशन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है नरेश मित्रा, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त। तो 1928 में जो फिल्म बनी थी देवदास, उसके निर्देशक नरेश मित्रा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है क्रोमियम, हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद कौन सा तत्व होता है। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन मौजूद रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन को अमारा तत्व भी कहा जाता है। इसकी कोई जगह निश्चित नहीं किया गया है। हाइड्रोजन जहां भी रखोगे पीरियोडिक टेबल में वहां पर फिट हो जाएगा, इसलिए इसे अमारा तत्व कहा जाता है। HIV का पूर्ण रूप है, हमारा ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विक्टोरिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वर्चुअल,
ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। इम्यूनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया। हमारा ऑप्शन है शीला मजूमदार, सुभाषिनी मिस्त्री, अनु मंडल, सुजा दत्ता। जिसने पूरा जीवन एक मजदूर के रूप में काम किया, सब्जी बेचा और घर बनाने में भी काम किया, तो वो आदमी कौन था जिसने इम्यूनिटी हॉस्पिटल को स्थापित किया था। तो हमारा आंसर होगा सुभाषिनी मिस्त्री। सुभाषिनी मिस्त्री ने 1996 में पश्चिम बंगाल के हंसपुकुर गांव में, हंसपुकुर नाम का एक गांव है, वहीं पे स्थापित किया था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हमारा आंसर होगा सुभाषिनी मिस्त्री 1996 में पश्चिम बंगाल में किया था इम्यूनिटी हॉस्पिटल का स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। हमारा ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। तो आपको बताना है किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है, तो अपवर्तन के कारण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश में अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फांसो। जो अल्फांसो है किस फसल का किस्म है। हमारा ऑप्शन है केले, आम, सेब, अंगूर। तो अल्फांसो जो है वह एक आम का किस्म है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टाइकोमीटर, पेडोमीटर। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर से ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और टाइकोमीटर वायुयान की गति मापने में किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है। हमारा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। और हमारा ऑप्शन है फीता कृमि, पॉलिनेरिया, राउंड वर्म, एस्केरिस। तो हमारा आंसर होगा पॉलिनेरिया। पॉलिनेराइडिया के समूह के जीव है और यह एक एकल प्रजाति पॉलिनेरिया टुर्बा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो पॉलिनेरिया टुर्बा का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी जो आँख होती है एकदम साधारण होती है, जो रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। केवल एक बिंदु के समान ही पॉलिनेरिया की नेत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पॉलिनेरिया किस फैमिली जगत से या किस संघ से आता है। तो पॉलिनेरिया जो है वो पॉलिनाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लेनेराइडिया। प्लेनेराइडिया संघ से प्लेनेरिया आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी जो आंख होती है, नेत्र होती है, एक डॉट के समान होती है, यानी कि बिंदु के समान। किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है।
हमारा ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो अपसारी उत्तल दर्पण, अभिसारी अवतल दर्पण। तो हमसे पूछा गया है अपसारी, तो अपसारी उत्तल दर्पण होगा, और अभिसारी आ जाए तो अवतल दर्पण होगा। प्योंगयांग, जो प्योंगयांग है किस देश की राजधानी है? हमारा ऑप्शन है कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्मा क्षेपी है? हमारा ऑप्शन है जल में वॉशिंग सोडा घोलना, जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, जल में कॉपर सल्फेट घोलना। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एक अति उष्मा क्षेपी है। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना एक अति उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें, यानी कि 8 किसका होता है? आप सबको लोग पता होगा। हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो 8 जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या है? 50 जूल, 500 जूल, 5000 जूल, 50,000 जूल। तो W बराबर होता है F इंटू डी। F मतलब फोर्स, D मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी और बल। तो 50 हमारा F दिया हुआ है और D दिया हुआ है 100। इसको क्रॉस करेंगे तो 5000 जूल हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका संक्षारण एक गंभीर समस्या है? हमारा ऑप्शन है औरम यानी कि सोना, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, Fe यानी कि लोहा। तो आपको बताना है किसका संक्षारण एक गंभीर समस्या है। एल्युमिनियम का संक्षारण नहीं होता है, सोना का भी संक्षारण बहुत कम मात्रा में होता है, एल्युमिनियम का भी बहुत कम मात्रा में होता है, और प्लेटिनम का भी एकदम ना के बराबर होती है। और जो लोहा होता है इसमें सबसे ज़्यादा संक्षारण होता है, यानी कि जब इसमें जंग लग जाती है तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक 30 mm का छड़ हो और उसमें जंग लग जाए तो वो 5 mm का हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा समस्या लोहा में होती है संक्षारण की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मूल की संख्या क्या होगी? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7, 6। तो 90 ग्राम पानी पूछा है तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि H2 दिया है और हमारा ऑक्सीजन 1 दिया है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और आणविक द्रव्यमान 16 होता है, तो +16 हो गया। और 18 इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 क्या आया? 18 ग्राम प्रति मोल, जो आ गया 18 ग्राम 1 मोल में होता है। तो 90 ग्राम दिया हुआ है, तो 90/18 इसको हम हल करेंगे, 18 × 90 तो 5 हमारा राइट आंसर होगा कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मूलों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो कैवेलियर ने 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में कैवेलियर स्मिथ ने जीवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया था। कितने भागों में? तो 6 भागों में। पहला है एनिमेलिया,
पहला एनिमेलिया, दूसरा हो गया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और तीसरा हो गया फंगस, और चौथा हो गया प्लेटे यानी कि प्लांट, 4 हो गया। अब पांचवा हो गया आर्किया, और छठवा हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो केवियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था: एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांट, आर्किड्स और बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा कि केवियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 6 भागों में 6 जगत में वर्गीकृत किया था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, स्थानांतरण, झूम, प्रत्यारोपण। तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम खेती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। झूम। ओम के नियम के अनुसार कौन स्थिर होता है? जो ओम का नियम है उसमें कौन सा रहता है? तो हमारा ओम के नियम कहता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? जो R है एक नियतांक है, तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई, V बटे आई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। हमारा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, विद्युत घंटी। तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर जो ताप प्रभाव होता है वो आधारित होता है विद्युत हीटर पे। जो हीटर होता है वो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन है मीथेन, मीथिन, इथेन, इथिन। तो आपको बताना है कि 443 केल्विन पर अगर H2SO4 के साथ इथेनॉल को गर्म किया जाए, करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण से जो प्राप्त होगा वो तत्व कौन सा है? तो वो है इथिन। अगर हम H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के जो निर्जलीकरण से प्राप्त होगा वो होगा इथिन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बंदूक से जो गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण जब गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? हमारा क्वेश्चन है, यह मस्तिष्क का अग्र, श्रेष्ठ और पार्श्व भाग बनाता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध
और एक केंद्रीय वर्मिकस। और हमारा चौथा ऑप्शन है यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है प्रमस्तिष्क के बारे में। तो यह मस्तिष्क का अग्रश्रेष्ठ और पार्श्व भाग बनाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग 80% है, ये भी सही है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें 3 भाग होते हैं, जो पार्श्व, अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिकस होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। जिसमें 3 भाग है, जो 2 पार्श्व, अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिकस, यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि 3 भाग होते हैं तो वो 2/3 के आधार पे होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रमस्तिष्क के बारे में गलत लिखा हुआ है, यही हमारा राइट आंसर है। और यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो आपको बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।